नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। पॉलिटी एनसीईआरटी की श्रृंखला में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग फिलहाल क्लास 9 की एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 में। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा था, जिसका कुछ हिस्सा शेष रह गया है, तो उसको हम इसी में कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। पिछले पार्ट का जो शेष है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में लोकतंत्र के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि लोकतंत्र क्या है और कौन से देशों में आप देख पाएंगे कि लोकतंत्र मौजूद है या नहीं मौजूद है, और कौन सी विशेषताएं लोकतंत्र की होती हैं। उन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसमें हम अगर ब्रॉड मीनिंग निकालें डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र का अगर कोई बड़ा मतलब क्या हो सकता है, हम तो ये समझ पाएंगे कि कौन सा देश लोकतांत्रिक है और कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है, ये तो हम समझ जाएंगे। लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा लोकतंत्र ज्यादा बढ़िया है। जैसे एग्जांपल में अगर हम कंपेयर करें कि अमेरिका का लोकतंत्र ज्यादा बढ़िया है कि भारत का लोकतंत्र ज्यादा बढ़िया है, इसमें कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब अच्छे और बुरे लोकतंत्र में कंपेयर करना, ये कंपेयर करना बहुत आसान होता है कि किसी देश में लोकतंत्र है या नहीं है। लेकिन ये कंपेयर करना कि कौन से देश का लोकतंत्र ज्यादा बेहतर है किसी और देश के मुकाबले, ये थोड़ा कठिन काम है। तो जब हम ब्रॉड एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, बड़े बृहत्तर अर्थ में पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि आखिर में लोकतंत्र जो है वो किसी देश में कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, आज के समय में अगर हम देखें तो आज के युग में आप पाएंगे कि जो लोकतंत्र का प्रकार है वो है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो जनता है वो अपना एक प्रतिनिधि भेजती है संसद में। ठीक है, जनता अपना प्रतिनिधि कहाँ भेजती है? संसद में। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में भारत की बात करेंगे तो भारत में क्या होता है, भारत में मान लो जनता सांसद को चुनती है और विधायकों को चुनती है। अब ये कहाँ जाते हैं? सांसद जो है वो संसद में जाता है, विधायक विधानसभा में जाता है। यहां से केंद्र सरकार बनती है संसद से, और विधानसभा से राज्य सरकार बनती है। अब दोस्तों, इसमें एक बड़ा मामला ये इसमें समझिए, ये जो सांसद और जो विधायक हैं, यही तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, यही तो हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जनता सीधे शासन न करके अपने प्रतिनिधियों को संसद में और विधानसभा में भेज रही है। तो भारत भी उसी श्रेणी का राज्य माना जाएगा जिसमें प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र चल रहा है। ठीक है, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां पर बेसिकली क्या होता है, सभी लोग शासन नहीं करते। जैसे भारत में तो 140 करोड़ जनता है ना, तो क्या 140 करोड़ लोग शासन कर रहे हैं? नहीं, 140 करोड़ लोग शासन नहीं कर रहे हैं। शासन वो लोग कर रहे हैं जिनको हम अपना प्रतिनिधि बनाकर कहाँ भेज दे रहे हैं, उनको संसद और विधानसभा भेज रहे हैं। अब यहाँ से केंद्र सरकार चल रही है और यहाँ से राज्य सरकार, जो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव, हमारे ही प्रतिनिधि हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है। जो भी सरकार होती है उसके पास बहुमत के फैसले लेने का अधिकार है, और बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। ऐसा नहीं है कि जो बहुमत में है, जैसे जनता ने जिनको चुना है वो सारी जनता ही शासन चला रही है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो बीजेपी को 272 सीटें मिल गई, ठीक है, तो इनको जनता ने ही चुना होगा ना। तो क्या जिन जनता ने इस बीजेपी को चुना है, इन पार्टी के मेंबर्स को चुना है, क्या वो जनता शासन कर रही है? बिल्कुल नहीं, वो जनता शासन नहीं कर रही है, 273 लोग शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुमत वाले शासन में बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है, उसमें भी बहुमत का शासन क्या करता है? चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करता है। मतलब इस जनता ने जो 273 प्रतिनिधियों को चुना है उनके माध्यम से शासन करता है। और ये भी देखिए, 273 लोगों में सभी लोग नहीं शासन करते, इसमें भी अब आगे चल करके मंत्री परिषद बनेगी, तो मंत्री परिषद में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। ये आपको पता है कि मंत्री परिषद में बहुत सारे लोग नहीं, तो इसका मतलब है कि इसमें से भी कुछ लोग हैं जो शासन नहीं करेंगे, कुछ ही लोग यहाँ से चुनकर आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है
कि बहुमत के शासन में भी सारे लोग शासन नहीं कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, अब बड़ा सवाल ये बन के आता है हमारे सामने कि प्रतिनिधि वाला जो लोकतंत्र है वो क्यों जरूरी है। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से दुनिया भर के अधिकतर देशों में यही लोकतंत्र चल रहा है, प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र ही चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है। तो उसका बड़ा कारण एक तो, जैसे अगर हम इंडिया को ही एग्जांपल लें तो हमारे लिए इंडिया एक बढ़िया एग्जांपल बनकर आएगा। भारत, देखिए जब देश छोटा होता है, कोई देश कोई कंट्री बहुत छोटी, जैसे स्विट्जरलैंड ही ले लिया जाए, तो वहां जाकर देखेंगे कि आप जो यूरोपियन कंट्रीज उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे नॉर्वे हुआ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां की जनसंख्या बहुत कम होती है। और जब जनसंख्या कम होती है तो सीधी बात है वहां चांसेस है कि वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, मतलब सीधे जनता शासन कर सकती है, क्योंकि जनता कम है वहां। अब जहां पर जनता ज्यादा होगी वहां पर सभी लोग तो शासन में शामिल नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में भारत, अब भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, तो ये संभव ही नहीं कि 140 करोड़ लोग जो हैं वो शासन में सम्मिलित हों। ठीक है, तो सबको एक साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप बताइए, भारत में क्या कोई ऐसा स्टेडियम है जहां पर 50 करोड़ लोग बैठ जाए, 100 करोड़ लोग बैठ जाए? नहीं बैठ पाएंगे। क्या कोई ऐसी जगह बनी है जहां पर इतने लोग एक साथ बैठकर फैसला कर पाएंगे? तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा, मान लो अगर ये पॉसिबल भी हो गया, मान लो हम मान लेते हैं कि कोई हम ऐसा स्टेडियम बना दे जहां पर एक साथ इतने लोग बैठ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिक्कत आएगी कि हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा और योग्यता और कौशल नहीं हो सकता। जैसे ये जरूरी नहीं कि हर नागरिक के पास हमेशा समय हो, या उसकी इच्छा हो, या उसकी योग्यता, क्या वो क्वालिफाइड है वो निर्णय लेने के लिए, या क्या उसके पास उतनी स्किल है कि उस बारे में वो निर्णय ले सकता है, किसी एक पर्टिकुलर योजना के बारे में निर्णय ले। यहाँ तक तो भारत की स्थिति ये है कि अधिक से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको किसी योजना के बारे में पता ही नहीं है। तो जब योजना के बारे में पता ही नहीं है तो निर्णय लेने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। समझ आ रही है बात? तो ये दूसरा मामला है, अगर उनको हम बैठा भी दें तो पॉसिबिलिटी बड़ी कम है कि ये वो उस तरीके का निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी लोग शासन नहीं कर पाएंगे। उसमें से कुछ ही लोग हैं जो शासन करने में अपने आप को कैपेबल महसूस करते हैं। आप देखते ही होंगे कि लोग बोलते हैं कि सब लोग नेता नहीं बन सकते हैं, कुछ लोगों के पास ये क्वालिटी होती है, और कुछ लोगों को देख के लोग बोलते भी हैं कि आपके पास ये क्षमता है कि आप नेता बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रेयर क्वालिटी है। ठीक है, तो सभी लोग नहीं बन सकते नेता, ये आप समझिए बात को। चलिए, तो इससे एक बात तो हमको ये पता चल गई, ये हमको असल में जानकारी मिल गई कि जो प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र है वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम बहुत सारी जनसंख्या के साथ शासन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबकी भागीदारी संभव नहीं है। अब देखिए, इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिल गई। अभी हमको बृहत्तर अर्थ नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, अभी हमने ये समझा कि प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र किस तरीके से काम करता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ी और आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। चलिए, कई बार हम लोकतंत्र की बात जो करते हैं, लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अक्सर संगठनों के बारे में भी कर देते हैं, सरकार से अलग भी बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है, हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है, जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपस में सहमति से फैसला करते हैं, और फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व है जितना मेरे पिताजी का। जैसे अगर एक परिवार की बात करें, लगभग जितने भी परिवार होते हैं, कंजर्वेटिव थॉट के जितने भी परिवार हैं, उसमें आप देखते होंगे कि जब भी फैसला लेने की बारी आती है तो क्या होता है, फैसला लेने की बारी आती है तो जो बड़े लोग हैं उनके साथ फैसला होता है, छोटे बच्चों को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं ना। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अगर घर में कोई परिवार कोई फैसला कर रहा है तो उसमें छोटे बच्चों को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितना बड़े को। मतलब कि बोल रहा है कि पिताजी को भी उतना ही पिताजी का जितना महत्व है, मतलब उनका मत मूल्य जितना है उतना एक बच्चे का भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डेमोक्रेसी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? लोकतंत्र दिखाई पड़ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? स्टूडेंट बोल रहा है कि मुझे वो शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की
इजाजत नहीं देते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसा शिक्षक बनना पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता को। यहाँ पर लोकतांत्रिक मानसिकता की बात क्या है, लोकतंत्र मतलब क्या होती है, जनता की भागीदारी। इसका मतलब टीचर जो भी पढ़ा रहा है, अगर उसके सामने कोई बैठा हुआ है तो इसमें क्या अंतर आ रहा है, बच्चे से अगर हम बोलें नहीं आपके पास इतनी स्वतंत्रता है कि आप सवाल भी कर सकते हैं, आपको नहीं समझ आए पूछ भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं पहले के जमाने में जिसको हम बोलते हैं तानाशाही शिक्षा। ठीक है, उसमें क्या होता था, टीचर आए पढ़ा के चला जाए, बच्चे के पास हिम्मत ही नहीं कि वो कोई सवाल कर पाए। जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपने देखे होंगे जिसमें क्या होता है, उसमें शिक्षक को देख के इतना डर लग जाता है कि उससे हम सवाल ही नहीं पूछ पाते, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं हुआ ना। लोकतांत्रिक वो है जहां पर शिक्षक ये बोले कि नहीं बेटा देखो अगर नहीं समझ आ रहा पूछ सकते हो, मतलब सबको बराबर अधिकार है। तो यहाँ भी वही बात कर रही है लड़की की मुझे वैसे शिक्षक नहीं पसंद है जो डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये मामला रहा आपका। अब एक चौथा एग्जांपल दिया हुआ, एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी में सारे फैसले करते हैं, क्या वे लोकतंत्र की बात करेंगे? मतलब ये परिवारवाद की बात कर रहा है कि जहां पर परिवारवाद आ गया वहां पर डेमोक्रेसी कहां से आ सकती है। जैसे किसी पर्टिकुलर एक अगर पार्टी के बारे में ही आप बात करें तो बहुत सारी भारत में ऐसी पार्टीज हैं जिसमें आप देखते होंगे कि उनके परिवार वाले ही भरे हुए हैं उसमें। ठीक है, तो वहां पर डेमोक्रेसी तो है नहीं क्योंकि परिवारवाद चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक रूल है वो ऐसा नहीं सिर्फ राज्य और सरकार तक ही डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो हर जगह होती है ना। अब जैसे अभी क्लास में ही कोई आए और बोले कि आज देखो डेमोक्रेटिक तरीके से जो हम डिस्कशन करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कोई एक खड़ा होकर बोले और लगातार वही बोलता जाए, दूसरे को मौका ना मिले। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता की उतनी ही भागीदारी हो जितनी सबकी हो, सबके पास समानता हो, इक्वालिटी। ठीक है, ये मामला हुआ आपका एग्जाम्पल, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोकतंत्र शब्द का जो प्रयोग है वो ऐसा नहीं सिर्फ सरकार के बारे में करते हैं, बहुत बार ऐसे प्रयोग करते हैं कि जैसे आदर्शवादी कोई बात हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक बात यहाँ लिखी गई है, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी एक शासन का तरीका है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो मनुष्य आदमियों ने राज्य बना दिया, ठीक है, अब शासन की प्रणाली बना दी। अब उसमें से एक शासन की प्रणाली है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने से ही सरकार बनाती है। अब बताओ जनता सरकार क्यों बनाती है? भाई पर्पस क्या है जनता का सरकार बनाने का? जिससे हमारी रक्षा हो, हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा हो। अब कोई एक व्यक्ति अगर भूखा मर रहा है, अधिकतर जनता भूखे अगर मर रही है, तो फिर क्या उसके नागरिक अधिकारों का यहाँ पालन हो रहा है? तो क्या लोकतंत्र ठीक ढंग से चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है ना। तो ये देखो इसका ब्रॉड मीनिंग समझा रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र को बड़े एस्पेक्ट में हम समझ सकते हैं। इसमें कह रहा है इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की इजाजत नहीं होगी, सॉरी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब अभी भारत में स्थिति देखो, अभी भारत में जीरो जीरो हंगर तो आया नहीं हुआ है। ठीक है, जिस दिन ये होगा कि नहीं कोई भूखे पेट नहीं सो रहा है तो फिर समझ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल करो, अब इसी में आप एसडीजी को भी ऐड कर सकते हैं। अगर एसडीजी के हिसाब से चलेंगे तो पहला पॉवर्टी को खत्म करना है, ठीक है, फिर हंगर को खत्म करना है, तो जीरो हंगर आ जाएगा, तब मान लेंगे कि भाई भारत में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। मतलब भारत की जो जनता है, पूरी जनता जो है, जितने लोग हैं, सबको ये समानता मिलनी चाहिए कि अगर कोई भी फैसला हो रहा है तो उसमें उनकी भागीदारी। क्यों? एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे मान लो कोई फैसला होने वाला है मेरे ही बारे में, ठीक है, मेरे बारे में कोई फैसला होने वाला है, एग्जाम्पल के रूप में समझो। जैसे मान लो मेरी शादी तय हो रही है, ठीक है, तो शादी किसकी तय हो रही है? मेरी। ठीक है, भले अलग बात है कोई और तय कर रहा है, लेकिन चूंकि इससे मेरा जीवन प्रभावित हो रहा है, तो क्या इस फैसले में मेरी भागीदारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ना। अगर मेरी भागीदारी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि मेरे ऊपर फैसला थोप दिया जा रहा है, मैं उसका भागीदार हूं ही नहीं, और मेरे ऊपर क्या हो रहा है? फैसला थोपा जा रहा है। अब मैं उस फैसले को सहमति प्रदान करूं, स्वीकार करूं, तब जाके अगर वो फैसला हो, तब वो होगा डेमोक्रेटिक फैसला। तब क्या होगा? वो लोकतांत्रिक। उसमें जिन जिन जो जो लोग उस फैसले से प्रभावित होंगे उनसे पूछा जाना चाहिए, उनकी सहमति ली जानी चाहिए, तब जाके माना जाएगा कि वो फैसला जो है
लोकतांत्रिक होगा। नहीं तो क्या अक्सर भारत में ऐसा होता है? नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर वो लोकतांत्रिक फैसला कहाँ हुआ? तो और एक बात और समझ, यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बात करी गई है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में, ये नहीं है कि सभी लोगों को वोट के समान अधिकार दे दिया जाए। भारत में अभी तो यही है ना, भारत जब आजाद हुआ तो भारत में संविधान सभा ने क्या कर दिया था? समान वोट का अधिकार दे दिया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लेकिन क्या इतना कर देने से काम हो जाएगा? ये बताओ, मान लो तुमको वोट देने का पावर दे दिया गया, चलो ठीक है, लेकिन तुमको जानकारी तो होनी चाहिए ना, तुमको शिक्षा तो मिलनी चाहिए ना, जागरूकता है ही नहीं तो किसको वोट दोगे तुम? और आज भी भारत में अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि भाई हमको किसको वोट देना है, कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर सिर्फ वोट का अधिकार दे देने से काम नहीं। देखो यही है डेमोक्रेसी का बृहत्तर अर्थ। कैसे ब्रॉड ब्रॉड लेवल पे कैसे हम समझ रहे हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी बस इतना ही नहीं है कि आपको वोट देने का अधिकार दे दिया गया, उस वोट देने के अधिकार को आप सही तरीके से कैसे यूज कर पाएंगे, उसके लिए जो सपोर्ट मिल रहा है उसको हम बोलेंगे असली डेमोक्रेसी। जैसे एग्जाम्पल करो, जैसे मान लो तुमको वोट का अधिकार दे दिया गया, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास सूचना ही नहीं है, तो सूचना ही नहीं है कि किसको वोट देना है, कहां देना है, कौन लड़ रहा है, कौन कैंडिडेट है, तो सूचना चाहिए। दूसरा, बुनियादी शिक्षा, एजुकेशन चाहिए। पता ही नहीं है तुमको कि किसको वोट देना है और हमारी समस्या क्या है, अपनी समस्या नहीं पता है, और जो कैंडिडेट आपके क्षेत्र में लड़ने आ रहा है उसके बारे में भी नहीं पता है कि वो क्या है, उसका क्या प्रोफाइल है, तो चाहे जिसको जाकर के वोट देकर आओगे। तीसरा मामला, बुनियादी संसाधन। बुनियादी संसाधन मतलब रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स ही ना हो आपके पास। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पक्की निष्ठा। पक्की निष्ठा का मतलब होता है कि किसी भी काम के प्रति ईमानदारी, ठीक है। ये स्टेट के लिए भी है, ये स्टेट के लिए है कि हम अपने नागरिकों को सभी हर प्रकार से डेवलप करेंगे अपने नागरिकों को। तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि नागरिकों को क्या करे, अच्छे तरीके से डेवलप करें, ठीक है। तो ये अब देखो, सिर्फ आपने अभी तक समझा होगा कि नहीं सिर्फ वोटिंग राइट्स मिल गए बस बहुत हो गया, नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं, आर्टिकल 21 इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21A इज इंपॉर्टेंट। उसमें क्या शिक्षा की बात करी गई है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई ना, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें ये समझाया गया कि आज की जो शासन व्यवस्था है उसको हम परखने का अगर प्रयास करें, मतलब अगर हम एनालाइज करें कि चलो देखते हैं कि क्या दुनिया भर में कहीं भी आदर्श लोकतंत्र है, तो आप पाएंगे कि दुनिया में कहीं भी आपको लोकतंत्र दिखाई नहीं पड़ेगा। सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर बहुत सारी दिखावटी चीजें आपको दिखाई पड़ जाएंगी, ठीक है। आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। और आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे शासन करने की और प्रणालियां हैं, राजतंत्र है, ठीक है, अधिनायक तंत्र है, बहुत सारे तंत्र है, लेकिन उसमें से सबसे बेहतर अगर कोई है तो लोकतंत्र ही है, ठीक है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मतलब डेमोक्रेसी के अंदर और जाना है और गहराई में जाना है कि नागरिक को किस प्रकार से हमको फायदा दे सके हम नागरिक को, ठीक है। ये मामला है आपका लोकतंत्र का, ठीक है। और एक बात और है, इसमें लोकतंत्र की कुछ शर्तें हैं, और एक आदर्श लोकतंत्र को अगर आपको चलाना है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा इसका यह है कि हमेशा ये चाहिए कि जो लोकतांत्रिक फैसले हैं उनको लेने की जो प्रक्रिया है उसको बचाए रखना है और उसको और मजबूत करना है। सिर्फ इतना ही नहीं करना है कि उसको सिर्फ बचाए रखेंगे। अक्सर क्या होता है, सरकारें इसी प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास करती हैं, वो सारे निर्णय स्वयं से लेना चाहती हैं, ठीक है। और दूसरा मुद्दा है कि नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है, ठीक है। हम हमेशा यही कहते रहते हैं कि सरकार खराब काम कर रही है, हमेशा बोलते हैं ना कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही है। क्या आपने खुद को कभी परखा है कि आप सरकार को कितनी हेल्प कर रहे हैं उसके काम को करने में? जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान में क्या होता है, अक्सर यही होता है, आप देखते हैं कि कूड़ा क्या करता है, कोई भी व्यक्ति है
उसको अभी ये नहीं समझ है कि ये ब्लू कलर का डिब्बा क्या है और ग्रीन कलर का डिब्बा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है। वो या तो अगर वो बड़ी बहादुरी कर देंगे, कचरे को डिब्बे में फेंक देंगे, लेकिन कौन सा कचरा किस डिब्बे में फेंकना है ये भी नहीं पता है। अब बताओ सरकार कितना काम करेगी आप पर? आपको कम से कम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फॉलो करेंगे तो लोकतंत्र भी और अच्छा होगा। आप जितने ज्यादा जागरूक बनेंगे आपका लोकतंत्र उतना ही अच्छा होगा। देखो आपको नेता लोग बेवकूफ इसीलिए बना लेते हैं क्योंकि आपके पास जागरूकता नहीं है। वो झूठे मूठे दावे करते हैं और आप उसको विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके पास अभी वो शिक्षा नहीं है, आप उतने जागरूक नहीं। अगर उतने जागरूक आप हो जाते तो शायद आज भारत की स्थिति थोड़ी और अच्छी होती। ठीक है, तो देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज्यादा भी नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि सरकार भी तो कोई आदमी ही चला रहा है ना, वो तो स्वार्थी भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि वो प्लेटो का दार्शनिक राजा है। प्लेटो के दार्शनिक राजा जो है वो कहते हैं कि राजा इतना ज्यादा दार्शनिक है, इतना ईमानदार है कि उसके लिए किसी शासन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जो शासन कर रहा है वो तो स्वार्थ भी उसके पास हो सकता है ना, तो उस स्वार्थ का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को बर्बाद करेगा। लेकिन अगर नागरिक ताकतवर होंगे, नागरिक जागरूक होंगे तो आपके देश का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। ठीक है, चलिए देखिए एक और मुद्दा है जो आपको समझने की जरूरत है। उसमें ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से जो अलग करने का सबसे बड़ा अंतर है वो है पार्टिसिपेशन। नागरिकों की जो भागीदारी है वो लोकतंत्र को अन्य व्यवस्थाओं से अलग करती है। जैसे एग्जांपल के रूप में राजशाही अगर शासन की बात करें या तानाशाही शासन की बात करें तो वहां पर आप जाके चेक कर लीजिए, वहां पे आपको यही मिलेगा कि जो जनता है उसकी भागीदारी है ही नहीं, जनता से पूछा ही नहीं जा रहा है कि हम क्या कर। अकबर के जमाने में या किसी राजा के जमाने में आप जाके चेक करिए, क्या कभी कोई राजा अपने जनता से जाके पूछ रहा होगा कि हमको ये वाला काम करना है? आज उसने सोचा, कल उसने लागू कर दिया। तो अगर जनता की भागीदारी के आधार पर देखें, जनता की राजनीति में हिस्सेदारी के आधार पर देखें तो लोकतंत्र से बेहतर कोई शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितना बड़ा काम करता है कि अधिकांश जितनी भी सरकारें हैं वो क्या करती हैं, वो हमेशा ये चाहती हैं कि जो नागरिक हैं वो उससे क्या होते रहें, वो शासन व्यवस्था से अलग रहें। ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमेशा बच्चों को चाहिए कि वो लोकतंत्र के बारे में पढ़ें, नागरिकता के बारे में पढ़ें, उनके अपने कर्तव्यों के बारे में पढ़ें, राज्य के क्या क्या कार्य है, राज्य की सीमाओं पर कैसे प्रतिबंध संविधान लगाता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एक व्यक्ति को। खास करके जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है उनके लिए तो और जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम अध्याय 2 पर आते हैं। ये देखिए ये अध्याय जो है ना, सेकंड चैप्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान का निर्माण चाहे किसी भी देश में हो, चाहे भारत के देश में हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो, वो कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी लोकतंत्र का। ठीक है, इसीलिए इस किताब का नाम ही पड़ गया है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसमें आपको समझ आएगा कि लोकतांत्रिक राजनीति कितनी जरूरी है। ठीक है, जरा इस बोर्ड को एक बार ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये दक्षिण अफ्रीका में एक बोर्ड है, अभी तो नहीं, पुराने समय का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है नेटिव्स, इंडियंस एंड कलरेट्स, इफ यू एंटर दीज प्रेमाइजेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, सैवेज डॉग्स डिवोर द कॉर्प्स। इसका मतलब ये है कि लिखा है खतरा, देसी अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। ये एक चेतावनी है, ये तुमको चेतावनी दी गई है। सोच लीजिए ये
वो लोग हैं, ये वही यूरोपियंस है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, जो जाते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका जाते हैं और वही बस जाते हैं। पहले तो उन्होंने अपना साउथ अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश मतलब कॉलोनी बनाई। उपनिवेश वो होता है, जैसे मान लो ब्रिटेन का एग्जांपल ले, ब्रिटेन भारत में आया, ब्रिटेन भारत में आया और भारत के ही संसाधनों को क्या कर दिया उसने, भारत के संसाधनों का उपयोग करके अपने देश में उसका लाभ पहुंचाया। उसका मतलब है कि जब एक देश दूसरे देश के संसाधनों को अपने देश के उपयोग के लिए प्रयोग करता है और वहां जाकर के कब्जा जमा लेता है उस देश पर, और वो दिखाई पड़ता है, मतलब वो विजुअल है, तो उसी को हम बोलते हैं उपनिवेश। तो जैसे भारत में अंग्रेजों ने उपनिवेश स्थापित किया था, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने उपनिवेश स्थापित किया था, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने उपनिवेश किया। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, भारत में तो क्या हुआ, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय क्या हुआ, अंग्रेज चले गए, लेकिन अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ। अफ्रीका में अंग्रेज वहीं बस गए, ठीक है। अब जब अफ्रीका में अंग्रेज वहीं बस गए, तो चूंकि पहले से ही वो इनके ऊपर इतनी दमनकारी नीतियां चला रहे थे, इनके ऊपर शासन कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, जब आकर के यहाँ बस गए तो इन्होंने यही इन्हीं के नागरिकों पर, जैसे अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, उनको अश्वेत बोला जाता है, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या करने लगे, शासन करने लगे। और सोचो कि उन्हीं के देश में आकर के उन्हीं को कह रहे हैं कि आप रात को हमारे परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते, अगर आप हमारे परिसर में प्रवेश कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको लापता घोषित कर देंगे। सोचिए कि मानवता कितनी गिरी हुई है कि अगर आप उनके क्षेत्र में चले गए तो आपको सीधे गोली मार दी जाएगी। ये तो किसी फिल्म के विलेन से भी ज्यादा बदतर दिखाई पड़ रहा है, कि फिल्म के विलेन जो सबसे खतरनाक विलेन्स होते हैं उनसे भी ज्यादा डेंजरस सीन है ये, ठीक है। ये 1953 का है, 1953 में, जब रंग भेद वाला दौर चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं आगे आगे चल के। चलिए अभी हम आपको कहानी बताएंगे नेल्सन मंडेला की, ठीक है। नेल्सन मंडेला कोई कहानी जो है उसको समझने से पहले एक स्थिति समझ लीजिए अफ्रीका में क्या थी उस समय पे, साउथ अफ्रीका में क्या स्थिति थी। देखिए साउथ अफ्रीका में बेसिक तौर पर 4 नस्ल मौजूद थी। एक तो अंग्रेज थे, अंग्रेजी नस्ल, जो लोग श्वेत जिनको हम कहते हैं। एक अफ्रीका का ही नेटिव नस्ल था जिसको हम अश्वेत बोलते हैं, ब्लैक बोलते हैं। और एक और नस्ल थी वहां की जिसको हम रंगीन चमड़ी वाली बोलते हैं। तो तीन तीन हो गए, और ये भारत से भी कुछ लोग काम करने के लिए अफ्रीका गए हुए थे, साउथ अफ्रीका। तो ये 4 लोग मौजूद थे। कौन कौन, अंग्रेज जिनको हम श्वेत बोलते हैं, अफ्रीका के निवासी अश्वेत, और अफ्रीका के और दूसरे जो निवासी थे उनको रंगीन चमड़ी वाले कहते हैं, और चौथा कौन थे, हिंदुस्तानी। ये 4 लोग थे। अब ये लगभग 17वीं और 18वीं शताब्दी में कंपनी के रूप में गए अफ्रीका में, और वहां पर गोली बंदूक के दम पर जोर जबरदस्ती करके उनको गुलाम बना लिया। और फिर 1950 के दौर के आसपास में क्या हुआ, जब दुनिया भर से अपने उपनिवेश ब्रिटेन समाप्त कर रहा था, तो यहाँ भी उपनिवेशीकरण लगभग समाप्ति था। लेकिन वहां पर इन्होंने क्या किया, जो दक्षिण अफ्रीका का शासन है, जो गवर्नमेंट है, उसको कौन हैंडल करने लगा, अंग्रेज हैंडल करने लगे। और जब अंग्रेज हैंडल करने लगे तो उनका जो नीति थी उसको हम बोलते हैं रंग भेद की नीति। वो रंग भेद की नीति का पालन करने लगे। ये रंग भेद की नीति जो है ये कलर बेस्ड होती है, जिसमें अंग्रेज स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि जो व्हाइट कलर के लोग हैं, गोरे लोग हैं, वही धरती के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान है। बाकी जो और कलर के लोग हैं वो लोग कौन है, वो लोग उनसे कमजोर है, उनसे कमतर है। तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरा अपना एक अलग से पूरी व्यवस्था कर दी, और उसमें जो अंग्रेज लोग थे, जो अश्वेत लोग थे, उनको ज्यादा ताकत दे दी गई। और जो वहां के नागरिक थे जिनको हम अश्वेत बोलते हैं, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार और बड़ा भेदभाव किया गया। अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले, ये 3 लोग थे जिनके साथ भयंकर भेदभाव हुआ। और आपने सुना होगा कि जब महात्मा गांधी जी गए हुए थे अफ्रीका में तो उन्होंने यही लड़ाई लड़ी, ठीक है। अब वहां के एक बड़े नेता थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने क्या किया, इन्होंने इस रंग भेद की नीति का विरोध किया, ठीक है। क्या किया, विरोध किया। और 1964 में क्या हुआ, 1964 में इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला करके और रंगभेद की नीति का विरोध करने के जुर्म में इनको 27 साल का आजीवन कारावास कर दिया गया, ठीक है। वहां की एक रुबेन, वहां एक है रुबेन द्वीप,
रुबेन द्वीप, जो कि बहुत ही खतरनाक द्वीप माना जाता है, उसी में इनको कैद करके रखा गया था। लगभग 27 साल तक कैद रखा गया और उसके बाद इनको वहां से मुक्ति मिली। ठीक है, और इन्होंने अफ्रीकी संघर्ष में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने कुछ स्टेटमेंट कहा कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही श्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैंने जो श्वेत लोग, जो गोरे लोग शासन कर रहे थे हमारे ऊपर, जो दमनकारी शासन कर रहे थे, उनका विरोध भी मैंने किया और मैंने अपने लोगों से बोला, अश्वेत लोगों से ये बोला कि जब संविधान बन गया है, ठीक है, उसके बाद हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम उस चीज का बदला निकालें कि हमारे ऊपर गोरों ने शासन किया, अब जब हमारे हाथ में शासन आया है तो हम चले अब उनका बदला, उनसे बदला ले, उनसे रिवेंज ले। नहीं, इन्होंने कहा दोनों लोगों को मिलकर साथ रहने की जरूरत है। तो इन्होंने वही बात करी कि मैंने ही गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला साहब, इन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान किया है साउथ अफ्रीका के इस संघर्ष में। ठीक है, अब एक और आप साइन बोर्ड देख सकते हैं। इस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये सिटी ऑफ डरबन, वहां पर समुद्र का किनारा है सिटी ऑफ डरबन में। वहां पर एक और साइन बोर्ड लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ है कि ये वहां की एक भाषा है, जुलू भाषा। उसमें लिखा हुआ है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल की लोगों को है। सोचिए रंग भेद कितने चरम सीमा पर था कि इस बीच पर केवल श्वेत लोग ही नहा सकते हैं। अश्वेत लोग, वहां पर जिनके साथ भेदभाव हो रहा था उसमें थे अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और हिंदुस्तानी थे। इन लोगों के साथ बड़ा भेदभाव हुआ है। ठीक है, तो ये लोग इस बीच पे नहीं नहा सकते, वहां नहीं जा सकते। सोचिए कि नस्ल के आधार पर कितना बड़ा भेदभाव हुआ है। ठीक है, ये वहां की कानून की धारा 37 के तहत आप उस बीच पर नहीं जा सकते, सिर्फ गोरे लोग इस बीच पर जा सकते हैं। ठीक है, अब कहानी समझिए। कहानी ये है कि अफ्रीका में ये संघर्ष लगातार जारी रहा। ठीक है, वहां की अफ्रीकन कांग्रेस, उसने ये विरोध किया और ये विरोध कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया और एक समय आया कि अंग्रेजों को ये मजबूरन मान लेना पड़ा कि हमको ये शासन त्यागना होगा या हमको ये जो रंग भेद की नीति है उससे अलग हटना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा विरोध हो सकता है। तो फिर क्या हुआ, परिणाम स्वरूप सरकार को यह एहसास हुआ कि अब जोर जबरदस्ती से अश्वेत पर अपना राज कायम नहीं रख सकती, इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा जो प्रतिबंध, मतलब अन्य पार्टीज पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, उन प्रतिबंधों पर और मीडिया पर जो पाबंदियां लगी थी, उन पाबंदियों को हटा लिया गया और 28 वर्ष तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद किया गया और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। देखो यहाँ अभी क्यों लोकतांत्रिक बन रहा है, इससे पहले क्यों नहीं था? इससे पहले लोकतांत्रिक देश इसलिए नहीं था क्योंकि आपने देखा कि जो नीति चल रही थी, रंग भेद की नीति, उसमें क्या सबकी बराबर भागीदारी थी। आप ये समझिए, ये जो अश्वेत लोग थे, जो रंगीन चमड़ी के लोग थे और जो हिंदुस्तानी लोग थे, इन लोगों को वोटिंग राइट्स भी नहीं था, मतलब मतदान का अधिकार नहीं था। तो आप इसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, 26 अप्रैल 1994 से ये शासन व्यवस्था समाप्त हो गई रंग भेद वाली और सभी नस्ल के लोगों को मिली जुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। ठीक है, ये पूरा मामला है आपका अफ्रीका का। ठीक है, अब आगे समझते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने संविधान में क्या क्या काम किया। ये नेल्सन मंडेला साहब, इन्होंने एक और स्टेटमेंट कहा। इन्होंने कहा ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। देखिए ये इतना आसान काम नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, आप खुद ही समझिए कि जब
कोई नस्ल आप पर इतना शासन कर रही है, वो भी विभेदकारी शासन कर रही है, इतना भयंकर शासन कर रही है, जब दोनों लोग एक साथ आएंगे तो क्या एक दूसरे पर विश्वास होगा? बहुत मुश्किल है ना ये विश्वास होना। जो वहां के ब्लैक लोग हैं वो व्हाइट पीपल पे कैसे विश्वास करेंगे? आज तक वही लोग तो उनका शोषण कर दिया है। लेकिन ये अपने आप में महान बात है कि नहीं, कि एक समय ऐसा है जब दोनों लोगों ने मिलकर वो संविधान बनाया, और वो संविधान दोनों लोगों के लिए बराबर ही था। मतलब ये नहीं उसमें था कि नहीं, क्योंकि आप समझिए कि जो अफ्रीका उस समय साउथ अफ्रीका का जो जनसंख्या मौजूद थी, 3/4 हिस्सा कौन थे? ब्लैक लोग थे। 3/4 हिस्सा कौन था? ब्लैक लोग। 1/4 हिस्सा ही बस अंग्रेज थे। तो चाहते तो ब्लैक लोग क्या करते, चाहते तो वो रिवेंज नहीं ले सकते थे, चाहते तो मार के भगा देते। लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अंग्रेजों की तरह उस नीति को नहीं चुना। उन्होंने चुना कि नहीं, हम लोग साथ रहेंगे, नस्ल के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और चूंकि हम लोग बहुसंख्यक है, इसलिए अब अंग्रेज क्या हो गए, वहां पर गोरे लोग क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए ना, तो उनके ऊपर अत्याचार भी नहीं करेंगे। तो संविधान इसीलिए किसी भी देश में जरूरी हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर अत्याचार करना शुरू कर दे। इसलिए संविधान बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि संविधान हमें इस तरीके का भी फायदा पहुंचा सकता है। चलिए, अब मामला है नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत समाज ने आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरो लोगों ने जो जुल्म हम पर किए थे वे उन्हें भूल जाएंगे और माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों, स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया जाए। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था। मतलब जो गोरे लोग थे उन्होंने क्या किया था, हत्याएं करवाई थी। सोचिए, ऐसा थोड़ी ना है कि 1950 के करीब से ये संघर्ष शुरू हुआ था ब्लैक लोगों का। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने दबाया नहीं होगा उसे? कई बार दबाया था और बहुत सारे लोगों की हत्या करी थी उस सरकार ने। इतना नृशंस शासन था, उनकी हत्या भी करी गई थी। लेकिन अब वही जब लोग शासन में आ रहे थे, वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोकतंत्र को नुकसान हो। यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो रही है, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करेंगे। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। और नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही पार्टियां साथ साथ बैठी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि नहीं? भारत में तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं खास, लेकिन सोचिए कि ये किसी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि ये आपको लग, आप सोचिए कोई ऐसा आपके सामने दिख जाए जिसने जीवन भर आपके साथ अत्याचार किया हो और आप उसके साथ बैठ करके कोई कानून बनाए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आपने कितना बड़ा दिल करके उसको माफ किया होगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इसी से लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा रहते हैं। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ अफ्रीका का, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में गिना जाने लगा। और ऐसा बोला गया कि पूरी दुनिया भर में ऐसा संविधान बना ही नहीं है। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने संविधान बनाया। वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी बना नहीं था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने वो झेला हुआ है, उन्होंने उस तकलीफ को झेला है, तो उनको पता है कि हमको नागरिकों को कितना अधिकार देना है। उन्होंने उस समय को किस तरीके से झेला होगा, उस जर्नी को कैसे किया होगा। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को अलग नहीं किया जाएगा। यहाँ क्या बात हो रही, पार्टिसिपेशन की, जनता की भागीदारी हर जगह होगी। मुश्किल से मुश्किल भरा फैसला होगा लेकिन साथ में किया जाएगा, किसी को अलग नहीं रखना है। ठीक है, और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। वो जो इनके साथ हुआ था कि अंग्रेज लोग, ये गोरे लोग क्या कर रहे थे, ये लोग मानते थे कि जो काली चमड़ी वाले लोग जो है, जो ब्लैक लोग हैं, वो दुष्ट होते हैं। जैसे आपने बहुत बार ये सुना होगा कि मेरा मन काला नहीं है। इससे क्या इंडिकेट होता है कि क्या मन काला है, इसका मतलब वो मन क्या है, खराब है। और मेरा मन गोरा है तो क्या वो मन ठीक है? ये नस्ल भेदी बात हुई कि नहीं? नस्ल के आधार पर हम उसको बांट रहे हैं। कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि वो कौन सा रंग वाले तेरा मुंह काला, एक बात होती नहीं? नहीं, कोई एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला मतलब जिसका मुंह काला है
क्या वो गलत आदमी है? ये अफ्रीका में जब अंग्रेजी सरकार, जो गोरी सरकार काम कर रही थी, उसका तो यही मानना था। लेकिन जब संविधान बना तो इस बात को खत्म कर दिया गया कि आपको नस्ल के आधार पर, आपके कलर के आधार पर दुष्ट या अच्छा नहीं बोला जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि जिसने पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब भी हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां जो गोरे लोग हैं, चूंकि वो अल्पसंख्यक हैं, उनको निर्णय निर्माण प्रक्रिया से बाहर नहीं करना है, उनको भी लेकर साथ चलना है, भले ही उन्होंने गलत काम किया हो। इसी को बोलते हैं असल में डेमोक्रेसी। ठीक है, अब बड़ा सवाल बनकर आता है सामने कि हमें संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है? आखिर हमें संविधान चाहिए ही क्यों? क्यों हमें चाहिए संविधान? तो एक बात मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में बताई थी, उसमें मैंने बोला था कि जब अश्वेत लोगों पर गोरे लोगों ने बुरा बर्ताव किया, उनके साथ दमनकारी नीति अपनाई, उनके साथ बहुत भद्दा व्यवहार किया, तो जब लोग इतना भद्दा व्यवहार झेलेंगे तो क्या एक दूसरे पर भरोसा करना पॉसिबल है? नहीं है ना। तो हम भले सोचो कि मैं 20 साल से तुमको हमेशा तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा हूं, फिर एक दिन तुम्हारे साथ आके बैठूं और बोलूं कि मैं कसम खाता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा, तो तुमको क्या इस बात का भरोसा होगा? तो तुम बोलोगे भैया लिख के दो, तभी मानेंगे। समझ आ रही बात? तो संविधान का तो ऐसे ही काम समझ लो, भरोसे का लिखित रूप, कि एक दूसरे पर भरोसे करने का लिखित रूप है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमको भरोसा हो जाएगा नहीं हमारे साथ अन्याय नहीं होना है। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 14 में ये बात कही गई है कि किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करेंगे। लिंग, जन्म स्थान, जाति इत्यादि आधार पर क्या होगा, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। और अगर हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो हम दिखाएंगे कि देखो संविधान में लिखा है, तो आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो बात समझ आ रही है ना कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है? दूसरा है भविष्य के शासकों का चुनाव। अरे भाई, संविधान रहेगा तभी तो हमको पता चलेगा कि हम शासक का चुनाव कैसे करेंगे, उनकी प्रक्रिया कैसे होगी, उनके पास कितनी शक्तियां होंगी, उनके पास सीमाएं क्या है, उनके शक्ति होंगी। ये सब चीजें हमको कहां से पता चलेगा? संविधान से ही पता चलेगा ना। तो फिर भविष्य के शासकों का चुनाव, सरकार क्या क्या कर सकती है, मतलब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट का क्या क्या काम है। हालांकि स्टेट और सरकार को एक साथ नहीं यूज करना चाहिए, सरकार और राज्य में बहुत अंतर होता है, मैंने बताया हुआ है पिछली क्लासेस में। सरकार अलग चीज है, राज्य अलग चीज है। राज्य तो एक एक प्रकार से राज्य का मतलब क्या हुआ, देश हुआ, और उसमें एक सरकार है, तो सरकार और राज्य में दोनों में बेसिक अंतर है। ठीक है, सरकार तो बदलती रहती है, क्या देश बदलता रहता है? देश तो वही है, उसकी सरकारें बदल रही हैं। ठीक है, तो इसमें फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट की बात करी गई, क्या क्या काम है उनका, फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सारे संविधान के काम ही बता रहा हूं मैं कि संविधान का काम क्या है। और फिर नागरिकों के अधिकार भी तो रहते हैं उसमें, फंडामेंटल राइट्स। हमारे नागरिकों के अधिकार नहीं है उसमें कि हमको समानता का अधिकार है, ठीक है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। हालांकि ये संविधान में मूल रूप से थोड़ी ना था, ये तो बहुत सारे जुडिशियल रिव्यूज हुए या उसमें बहुत सारे न्यायालयीय निर्णय आए, उसमें पता चला, हालांकि है संविधान में ही। ठीक है, सरकार पर सीमाएं सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात जो संविधान में लिखी रहती है किसी भी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार पर नियंत्रण होना चाहिए, सरकार पर सीमाएं होनी चाहिए। अगर सरकार पर सीमा ही नहीं होगी तो फिर नागरिकों के अधिकार, देखो एक बात समझ लो, इतना हमेशा ध्यान रखना, जब भी सरकार पर सीमा की बात हम करेंगे तो हमेशा वो नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाएगी, ये बात ध्यान रखना। अधिकार नागरिकों के बढ़ेंगे अगर सीमा सीमा मतलब जितना ज्यादा सीमा लगाया जाए सरकार पर, उतना ही अच्छा नागरिकों के लिए होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपने सुना होगा ना, ये जो लोकतांत्रिक सरकार है ना, ये आपने सुना होगा उदारवादी उदारवादी सिद्धांत से ऊपर आई। उदारवादी जो विचारधारा है, वहीं से लोकतांत्रिक सरकारों का जो है विचार पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में जनता के पास अधिकार ज्यादा होते हैं, और जब जनता के पास अधिकार ज्यादा होंगे तो ये उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद का मतलब होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जनता के पास अधिकार है तभी तो वो स्वतंत्र है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो भी आपको धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक सरकार, सीमित सरकार, ये सारी विचारधाराएं जो है
ये सब कहां से पैदा हो रही है? उदारवाद से। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सरकार पर सीमा है, इसका मतलब होता है सीमित सरकार, इसको दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं सीमित सरकार। अगर सरकार पर सीमा होगी तो वो सीमित सरकार होगा, या उसको आप संवैधानिक सरकार भी बोल सकते हैं कि वो संविधान में जो बंधन सरकार पर बनाए गए हैं उसका पालन कर रही, तो उसको संवैधानिक सरकार बोलेंगे। और उसी को बोलते हैं संविधानवाद। उसी को हम बोलेंगे संविधानवाद, ठीक है। उसी को संविधानवाद कहते हैं। अब देखो इसमें बताया गया कि संविधान क्या है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ये संविधान जो लिखा गया, ऐसा थोड़ी ना कि आप बोल देंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा आपको। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप मानेंगे तो आपको फायदा होगा, ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, और नहीं मानेंगे तो दंड भी मिलेगा। तो एक तो आपका फायदा भी है, दूसरे नहीं मानने पर दंड है, क्योंकि आपने ही तो बनाया संविधान, जनता ने ही तो बनाया, आपने ही निर्णय लिया और आप ही बोलेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो फिर क्यों बनाया आपने? जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें हम नागरिक कहते हैं, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं। ऐसा नहीं है, नागरिक और नागरिक के बीच में भी संबंध है, और नागरिक और सरकार के बीच भी संबंध है कि सरकार हमारे अधिकारों को कम नहीं कर सकता है। अक्सर नागरिक और सरकार में हमेशा 36 का ही आंकड़ा चलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप उदारवादी अगर विचारधारा देखेंगे तो वहां पर कहा गया है कि सरकार लिमिट में रहे, अपने राज्य क्या रहे, अपने लिमिट में रहे, उसका काम है हमारी सुरक्षा करना, हमारे काम में ज्यादा दखलंदाजी ठीक नहीं है। तो वहां पर व्यक्ति क्या है, व्यक्ति कह रहा है कि हमारे काम में दखलंदाजी नहीं है। तो राज्य और जो सरकार है और व्यक्ति के बीच में क्या है, 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है। अगर हमारे अधिकार कम हो रहा है, इसका मतलब राज्य की शक्ति क्या हो रही है? अगर राज्य की शक्ति कम हो रही तो हमारे मतलब अधिकारों में बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए इसको संविधान में लिख दिया गया। और इसीलिए हमको मूल अधिकार किसके किसके खिलाफ मिले हुए हैं? राज्य के खिलाफ मिले हुए हैं और व्यक्तियों के खिलाफ भी। तो ये जो संविधान है ये दो चीजें बता रहा है, व्यक्ति और व्यक्ति मतलब नागरिक और नागरिक के बीच संबंध बता रहा है, और नागरिक और सरकार के बीच में भी संबंध बता रहा है, ठीक है। चलिए, संविधान के कार्य कुछ। संविधान, हालांकि ये आपको तो पता ही लग गया होगा बेसिक तौर पर कि संविधान का कार्य क्या होता है, लेकिन आप इसको भी समझ लीजिए। पहला तो संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच क्या करता है, सहयोग और भरोसा विकसित करता है। वो हमको सहयोग, हमारे अंदर क्या ट्रस्ट पैदा करता है कि नहीं हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, हमें हमारे सारे अधिकार मिलेंगे, क्योंकि हम ही ने तो मिलकर बनाया उसको। अभी कहीं आप जाए और बहुत सारे लोग मिलकर कुछ बनाए और बोलेंगे कि यही सबके साथ लागू होगा, तो सबको मानना पड़ेगा उसको। सामाजिक समझौता ऐसे ही तो होता है, ठीक है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है ना कि सरकार कैसे बनेगी, लोकसभा राज्यसभा है कि नहीं है, उनका गठन कैसे हो रहा है, लिखा हुआ है संविधान में कि कैसे हम अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है संविधान में। और किसे फैसले लेने कहा है ये भी लिखा हुआ है संविधान में। ऐसा नहीं है, आप हमेशा सवाल करते हैं कि आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी किसी मंत्री के नीचे क्यों रहते हैं, ये हम हमेशा सोचते हैं ना कि इतने पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों के भी नीचे रह रहे हैं। उसका भी बड़ा कारण है क्योंकि हमने खुद ही फैसला लेने का अधिकार उन्हीं को दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ये मंत्री कोई कैसे बनता है, बेसिक तौर पर मंत्री कैसे कोई बनेगा, जैसे मान लो केंद्र सरकार का कोई मंत्री है तो उसको सांसद बनना पड़ेगा, 6 महीने तक के बाद तो बनना पड़ेगा ना, सांसद बनना पड़ेगा। सांसद बनाया किसने उसको, जनता ने बनाया। तो जनता ने डायरेक्टली किसको निर्वाचित किया है, सांसद को। अब बताओ, जो आईएएस बन रहा है या जो आईपीएस है उसको किसने चुना हुआ है, जनता ने चुना है क्या? तो जनता किसको, जिसको चुनेगी उसी को ताकत देगी ना। तो इसीलिए इसी के, अगर मंत्रालय है तो मंत्रालय का हेड मंत्री ही होगा, क्योंकि हमने फैसला लेने का अधिकार इन्हीं को दिया हुआ है कि हमारे प्रतिनिधि हैं, ये फैसला कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया ना कि आखिर क्यों ताकत उनके पास है। हम भले ही बाद में छटपटाते रहे, करे ये मैंने क्या कर दिया,
फैसला लेने का अधिकार तो हमको इनको देना चाहिए था, उनको नहीं दे सकते हम इसलिए अधिकार क्योंकि वो हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं है, डायरेक्टली हमारे लिए उत्तरदायी नहीं, हमारे लिए उत्तरदायी यही लोग हैं। इसलिए लोकसभा को जनता का सदन बोलते हैं, क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधि उसमें भेज रही है। ठीक है। तीसरा काम है, सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करता है। सरकार के अधिकारों की क्या हो रही है, सीमा तय की जा रही है, और हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। चौथा है, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, मतलब लोग अच्छा समाज कैसे गठित कर सकते हैं, उनके अंदर जो आकांक्षाएं हैं, उनके अंदर जो इच्छाएं हैं, उनको संविधान बहुत बेहतर तरीके से व्यक्त करता है। तो स्टेटमेंट के रूप में पूछ भी सकता है सवाल आपसे, ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है भाई कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और एक स्टेटमेंट देगा, आपने इस स्टेटमेंट को कभी सुना ही नहीं तो कैसे इसके बारे में। इसलिए एनसीईआरटी बोली जाती है, बहुत जरूरी चीज है पढ़ने को। ठीक है। देखो अब इसमें संविधान के बारे में कुछ विशेष बातें बताई जा रही है, उसको समझने का प्रयास करिए। इसमें कहा जा रहा है कि जिन देशों में संविधान है वो सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर देश में संविधान है लेकिन वहां क्या लोकतंत्र है, ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में, क्या राजतंत्रीय देशों में संविधान नहीं हो सकता, राजा संविधान नहीं बना सकता? नेपाल में राजा ने संविधान बनाया है, सऊदी अरब में संविधान नहीं है क्या, वहां भी तो सिस्टम लोकतंत्र वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां जहां संविधान हो ये जरूरी नहीं कि वहां लोकतंत्र हो, वहां कोई और भी शासन हो सकता है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन, मतलब जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर संविधान का होना जरूरी है। भाई डेमोक्रेसी है तो वहां पर नागरिकों के अधिकार लिखे जाएंगे, वहां पर सरकार पर सीमा तय करी जाएगी, वो कहां पता चलेगा, संविधान होगा तभी तो पता चलेगा। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद से यह चलन बन गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान, हालांकि ब्रिटेन का अपना, अमेरिका का लिखित संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा पुराना लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां अक्सर ये माना जाता है कि वहां पर लिखित संविधान होना जरूरी है। और लिखित क्यों होना जरूरी है, सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी वहां पे कि आपके अधिकार क्या है, सरकार के काम क्या है, सरकार का गठन कैसे होगा, उस पर सीमाएं कैसे लगाई जाएंगी, ये सब उसी संविधान में लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है। अब हमारी किताब में कुछ चीजें दी गई हैं जिनमें जैसे मान लो हमारे जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं हमारे संविधान के निर्माण में, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। उसमें यह दिया वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है। इसमें इनका जन्म हुआ है 1875 में और इनकी मृत्यु हुई है 1950 में, गुजरात में जन्म हुआ। अंतरिम सरकार जब गठित हुई थी 1946 में, तब ये गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे उस समय, वकील भी थे और बारदौली किसान सत्याग्रह जो हुआ था उसके नेता थे ये। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी जो होती है वो है भारतीय रियासतों के विलय में। भारतीय रियासतों के विलय में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसीलिए इनके नाम पर स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। और इनके जन्म को हम विश्व भारतीय एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है। आगे चल करके ये उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं। काफी ताकतवर व्यक्तित्व इनका था और जो भारत में इतनी रियासतें थी उन रियासतों को मिलाने में इनका बड़ा योगदान था। इन्होंने बड़े अच्छे से वो काम किया। अदरवाइज जो कैबिनेट मिशन आया हुआ था या जो अंग्रेजों ने भारत के लिए मिशन तैयार किया था उसमें कह दिया था कि जो रियासतें हैं वो चाहे तो भारत में रहें, चाहे पाकिस्तान में चली जाएं, चाहे स्वतंत्र रहे। तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। भारत जब आजाद हुआ था, भारत जब संविधान बना रहा था तो उसमें भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था एकता बनाना, अखंडता को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस टाइम पर अपने पटेल साहब ने बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने रियासतों को एक करने का बड़ा काम, चाहे वो साम दाम दंड भेद जो भी उन्होंने अपनाया, लेकिन उसके बल पे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो भारतीय लोकतंत्र को बचाने में भी इनका बड़ा योगदान रहा। ठीक है। एकता और अखंडता को स्थापित किया इन्होंने। ये है सरोजिनी नायडू जी। ठीक है। तो
इनका जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश में 1879 में। 1949 में इनकी मृत्यु हुई। कवियत्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता है। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता रही हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी ये बनी थी। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाई पड़ रहे होंगे स्क्रीन पर अबुल कलाम आजाद जी। इनका भी जन्म 1888 में हुआ, 1958 में इनकी मृत्यु हुई। और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ। शिक्षाविद थे, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका थी, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मुस्लिम अलगाववादी राजनीति जैसे जो मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह करते थे, उनका ये भयंकर विरोध करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक तरफ क्या कह रहे हैं कि हमको अलग अलग एक देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, और ये उसके बहुत घनघोर विरोधी थे। इन्होंने उसका बहुत विरोध किया था। और ये पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के पद पर इन्होंने उसको उस पद को जो है सुशोभित किया। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत में भी संविधान बनने की जो परिस्थितियां थी वो बहुत कठिन थी। ठीक है, वहां की जो परिस्थितियां थी बहुत कठिन थी। हालांकि भारत में वो स्थिति नहीं थी कि भारत के साथ कोई नस्लीय भेदभाव हो रहा था। हालांकि भारत में भारतीय जाति व्यवस्था अपने आप में खुद ही एक बड़ी बुरी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अंग्रेजों ने अफ्रीका में विध्वंस मचाया था रंगभेदी नीति के आधार पर, भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भारत में एक दिक्कत दूसरी थी, वो दिक्कत थी विभाजन वाली समस्या। जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस बंटवारे में जो विभीषिका झेली थी भारत ने, उसमें आप समझ लीजिए कि भारत की तरफ 10 लाख लोग, पाकिस्तान की तरफ 10 लाख लोग, इतने इतने लोग मारे गए थे। और ये उसके इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। इतना बड़ा कभी विभीषिका कभी झेला नहीं गया था भारत में। ठीक है, अब चूंकि भारत के लोग पहले गुलाम थे अंग्रेजों के, भाई जाहिर सी बात है गुलाम थे। उसके बाद अब वो गुलाम से नागरिक बन रहे थे। तो गुलाम से नागरिक बन रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीजें आती, जैसे अगर आप आजाद हो रहे हैं, आप लोकतंत्र बनने जा रहे हैं, तो आपके पास एक संविधान भी तो होना चाहिए बनाने के लिए। तो एक संविधान बनने की तैयारी चल रही थी भारत में। और उस समय भारत में संविधान बनना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम हुआ था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई कि कम से कम 10 लाख लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को क्या आजादी देती कि वो चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे पाकिस्तान में, या जिसे इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। तो इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। ये टीटी कृष्णमाचारी थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। ठीक है, ये बात देखो, ये सारे सवाल क्या है ना, आपको जैसे ये सवाल आ जाएगा कथन के रूप में कि वित्त मंत्री बने, तो आप कंफ्यूजन में जाएंगे। आपको लगा ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, अब लक्ष्मीकांत में लिखा ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ी जाती है कि कभी कभी कुछ सवाल अलग से पूछ लेता है, और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप इन सारे सवालों के जवाब बड़े आसानी से देंगे। और अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत कठिन है और बहुत फैक्चुअल सवाल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इस चित्र में आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति महोदय। इनका जन्म बिहार में हुआ। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, वकील भी थे और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था तो इतनी सारी मुश्किलें थी, उसके बावजूद भारत के संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ हासिल था। वो लाभ कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। जैसे भारत में कोई नस्ल भेद वगैरह की समस्या नहीं थी कि नहीं 2 वर्ग खड़े हैं और दोनों में आपस में बड़ा अविश्वास पैदा हुआ, ऐसा भारत में कुछ नहीं था। इसलिए भारत में थोड़ी आसानी हुई संविधान को बनाने में। ठीक है, अब देखो, जब किसी भी देश का संविधान बनता है, खास करके ऐसा देश जो किसी उपनिवेश का हिस्सा रहा हो, जैसे मान लो हमारे ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था, तो हम एक बात हमेशा ध्यान रखना, उस टाइम पर जब हम आजाद नहीं हुए थे, उस टाइम पर जो जो समस्याएं हमारे साथ हो रही थी, उन सारी समस्याओं का निदान हम संविधान में जरूर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, हम लोगों को नहीं मिला था ना, लेकिन जो ही हम लोगों ने संविधान बनाया, हमने सार्वभौमिक व मताधिकार कर दिया।
कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। ये हमने कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने वो झेला हुआ है, हम उस लोकतंत्र में भागीदार नहीं, हालांकि वो लोकतंत्र तो था ही नहीं, वो तो उपनिवेश था। तो हमको क्या लगा, हमको सबको बराबर करना था। हमने वहां पर ये भी देखा था कि किस तरीके से धर्म के आधार पर बांटा गया। 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार था, उसमें सांप्रदायिक तौर पर अलग अलग मतदान करने की व्यवस्था करी गई, उसको भी हमने देखा और हमने उसको भी अलग कर दिया कि किसी को किसी भी आधार पर नहीं अलग करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 यही बोलता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि आधार पर, केवल इन आधारों पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो आजादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर सहमति बनाने का काम हो चुका था। जैसे हम लोगों को पहले से ही बहुत सारी चीजों का पता लग चुका था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समानता का पता हमको लग गया था, क्योंकि हमारे साथ ये व्यवहार हो नहीं रहा था समानता का। हमको भाईचारा का पता लग गया था, क्योंकि हमें एक दूसरे को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा था। और हमने 1905 में जो बंगाल में हमने आंदोलन किया, उसके बाद जो आंदोलन किया, उससे पता भी चल गया कि हमको महत्व पता है कि सभी लोग अगर एक बनकर रहे तो उसका कितना फायदा हो सकता है, ये हमको पता है अच्छे से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष ही नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने का भी और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसी लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। मतलब बहुत सारे ऐसे सदस्य थे संविधान सभा के जिनके आपस में बहुत ज्यादा मतभेद थे। उनको एक दूसरे, वो कोई कह रहा था कि नहीं हमको इस प्रकार का संविधान चाहिए, कोई दूसरे तरीके की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी अंततः क्या हुआ, सभी लोग ऐसी बात पर सहमत हुए, एक ऐसे संविधान पर आकर सहमत हुए जो संविधान आज तक उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय प्रासंगिक है। ठीक है, ऐसे कुछ मतभेद अभी तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम थी। जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लगभग सभी लोग इस बात पर कायम थे। एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है, समझते रहिए कि सभी लोगों को कुछ बुनियादी बातों पर सहमति कायम हो चुकी थी। ठीक है, 1900, अब संविधान की अगर हम एक जर्नी देखें किस तरीके से संविधान को बनाने की शुरुआत हुई, तो 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने क्या किया, भारत का एक संविधान लिखा था। आपने सुना होगा ना, 1928 में जो प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। फिर 1931 में जाकर के कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और यहाँ एक प्रस्ताव में एक रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा बनाया जाएगा। ये दो बातें समझिए, एक तो 1928 में क्या हुआ, आजादी की लड़ाई के दौरान, ये 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य जो सदस्य थे, उन्होंने भारत का एक संविधान लिखा था। ठीक है, और फिर 1931 में कराची अधिवेशन जब हुआ था, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह रूपरेखा बनाई गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा बनेगा। ठीक है, इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार शामिल किया गया था। तो मैंने आपको बताया कि हमको पता है उसकी दिक्कत क्या है, कि हमको समान अधिकार नहीं मिले थे वोटिंग राइट्स के, तो हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पहले ही तय कर रखा था कि जब भी भारत का संविधान बनेगा तो उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल हम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात करी गई। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। ये ऐसे बुनियादी मूल्य थे जिन पर नेता पहले से ही सहमत थे कि भाई हम संविधान बनाएंगे तो ये सब तो शामिल करना ही। ठीक है, औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में बहुत मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। ये बात मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमको उस टाइम पर वोट का अधिकार नहीं मिला था।
और हमने उस बात को समझा कि अगर लोकतंत्र को स्थापित करना है तो हमको सभी लोगों की भागीदारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसके लिए हमने वोट का अधिकार जो है उसको बनाया, ठीक है। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वो बहुत कमजोर थी, क्योंकि उसमें सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। उस समय जो चुनाव हुए थे उसमें सभी लोगों को शामिल नहीं किया गया था, महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। उसमें कुछ अमीर लोग जिनके पास पैसा ज्यादा, जो पढ़े लिखे ज्यादा थे, उन्हीं लोगों को शामिल किया गया था। तो 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव बहुत लाभदायक हमारे लिए सिद्ध हुआ। जैसे उसी टाइम पर भारतीय कांग्रेसियों ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, सॉरी कांग्रेसियों ने नहीं, जो स्वराज पार्टी बनी थी उसमें ये कहा गया था, उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक हिस्सा थे। उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम विधानसभा में जाएंगे और वहां पर जाकर के अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। वो जो भी कानून लाएंगे, जो भी नीतियां लाएंगे, उनका हम विरोध करेंगे। उससे हम उनको परेशान करेंगे, ये बोल बोल उससे क्या होगा, उससे वो परेशान हो जाएंगे और हमको बहुत मदद मिल जाएगी। ये टारगेट था विधानसभा में जाकर के या अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, ये बड़ा बड़ा टारगेट था, ठीक है। और इन सारे अनुभवों से हमने जब संविधान बनाया तो हमने अपने लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था तैयार की। इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी आगे चलकर, और हुआ भी वही। जैसे आपने देखा, हमने अपने संविधान में बहुत सारी संस्थाओं और व्यवस्थाओं को, पुरानी व्यवस्था को ही उठा करके रख लिया है। जैसे 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, आप देखेंगे कि 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है वो लगभग 70% हिस्सा हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया है, ठीक है। आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चले चिंतन और बहसों में भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार, ध्यान रखिए, कई बार हम संविधान को क्या बोल देते हैं, ये उधार का कटोरा है। लेकिन यहाँ पर हमने अगर बाहरी विचार अपने संविधान में शामिल किए भी हैं तो अपनी जरूरत के अनुसार शामिल किए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही शामिल कर लिया है। हमको पता है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, हमको कौन सी चीज ग्रहण करनी है, अपने संविधान में कौन कौन चीजें पहुंचानी है, और उनको ग्रहण करते हुए हमारे अंदर किसी प्रकार का हिचक नहीं हुआ, हमारे अंदर कोई डर नहीं था। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। तो आप देखेंगे हमने जो फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे उनको हमने शामिल किया, ठीक है। हमने ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई। भारत क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। और हमने फंडामेंटल राइट्स की जो सूची है हमने अमेरिका से ग्रहण करी। तो हम जहां जहां से हमको लग रहा था कि हमारे संविधान के लिए बेस्ट हो सकता है, हमने वो किया, ठीक है। इसीलिए ये बनाते हुए हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। वो अलग बात है कि आज के युग में क्या होता है, आज यही कहा जाता है कि उधार का कटोरा है, बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं। बहुत बार यूपीएससी में ऐसे सवाल भी आए हैं। तो रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और हमने समाजवादी व्यवस्था अपने में अपनाया कि नहीं। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाकर के हमने समाजवाद शब्द को आखिरकार शामिल ही कर लिया। हालांकि हम पहले से ही समाजवादी व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, फॉलो तो कर रहे थे, क्योंकि हमको इनइक्वालिटी समाप्त करनी थी। समाज में अगर आप असमानता समाप्त करना चाह रहे हैं तो ये तो एक समाजवादी राज्य का लक्षण ही है। समझ आ रही बात? वो हम पहले से फॉलो कर रहे थे, लेकिन 1976 में हमने ठप्पा लगा लिया कि हम समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, उसका सबसे अच्छा रूप, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कल्याणकारी समाजवाद, वेलफेयर सोशलिज्म, उसको हमने शामिल किया, ठीक है। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। वो हर कदम पर ये सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। बाकी सेकंड पार्ट में हम और चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से वीडियो देखिएगा, अगर कोई समस्या आएगी तो कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना और कमेंट करके बताना। बाकी जो लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं आके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।